नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 30 दिसंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। क्विज शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु समाचार पत्र कैसे पढ़ें। इसके लिए हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री रसेश कुमार जी से जानकारी प्राप्त करें। इस सेमिनार में समसामयिकी के महत्व की चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण आलेखों का चुनाव कैसे करें, यह समझने में शंकाएं आपकी कैसे मदद करेगा, यह सब बातें श्री रसेश जी आपको बताएंगे। यह निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक इसी वीडियो में दिया गया है, तो आप लोग जरूर 2 जनवरी को 4 बजे इसमें पार्टिसिपेट करें और यह आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में देश के मंदिरों की देखभाल के लिए एक हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया है? तो यह उत्तर होगा पाकिस्तान। तो यह हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो कि 1947 में ही, यह 1947 से पहले भारत का अंग था। 15 अगस्त यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत, तो 2 राज्यों में भारत बट गया था। तो इसी से संबंधित खबर है। तो पाकिस्तान ने घोषणा की है कि मुस्लिम बाहुल देश में अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं का पहला निकाय स्थापित किया है। और उसने यह बताया है, पाकिस्तान में धार्मिक मामलों के मंत्रालय पहले से ही काम कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की तर्ज पर पाकिस्तान हिंदू प्रबंधन समिति का भी गठन किया गया है। तो पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता धार्मिक मामलों के मंत्री पीर नूर उल हक कादरी ने की और ईवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के अध्यक्ष आसिफ हाशमी ने बैठक को मामलों की जानकारी दी। तो ईटीपी भी एक वैधानिक बोर्ड है जो विभाजन के बाद भारत में प्रवास करने वाले हिंदुओं और सिखों की धार्मिक संपत्तियों और तीर्थस्थलों का प्रबंधन करता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनका विजन है कि गैर मुस्लिम आबादी के कल्याण के लिए वह प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। करीब 75 लाख हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान की अधिकांश हिंदू आबादी सिंध प्रांत में बसी है, जहां वे मुस्लिम निवासियों के साथ संस्कृति, परंपरा और भाषा को साझा करते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सांविधिक निकाय है जिसे संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। तो यह कथन असत्य हो जाता है। तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसके अन्य सदस्यों में संघ राज्य के राजस्व या वित्त मंत्री या सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। यह कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, परिषद का उपाध्यक्ष बनने के लिए राज्यों के परिषद के सदस्यों को आपस में किसी एक को चुनना होता है। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर होगा 2 और 3। इससे संबंधित खबर आई है, जीएसटी परिषद की शुक्रवार को बैठक, जिसमें कपड़ा व अन्य कराधान पर चर्चा की संभावना है। तो जीएसटी परिषद 31 दिसंबर को बैठक होगी, यानी कल। यह 46वीं बैठक होगी। इसमें कपड़ा और जूते के लिए नई कराधान व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। तो परिषद ने अपनी पिछली बैठक में एक उल्टे शुल्क संरचना के अंत की सिफारिश की थी। इसके अनुसार सभी कपड़ा उत्पाद जिसमें रेडीमेड वस्त्र, जूते शामिल हैं, तो ये एमआरपी पर ध्यान दिए बिना 1 जनवरी से 12% की दर से जीएसटी लगेगा। तो इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना पहले से ही जारी की जा चुकी है। हालांकि व्यापार और उद्योग नई व्यवस्था की निहितार्थ से चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह के कदम से कपड़ा उद्योग को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, क्योंकि विभिन्न कपड़ा
वस्तुओं पर जीएसटी 7% तक बढ़ जाएगा, जिससे 1,000 रुपए से कम के एमआरपी वाले रेडीमेड वस्त्र शामिल हैं। कुछ राज्य इस तरह के कदम का विरोध भी कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि जीएसटी परिषद इस फैसले पर पुनर्विचार करे। तो जीएसटी क्या है? तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के अंतर्गत जीएसटी परिषद एक मुख्य फैसला लेने वाली एक संस्था है, जो कि जीएसटी कानून के तहत होने वाले कार्यों के संबंध में सभी जरूरी फैसले लेती है। जीएसटी काउंसिल कुछ राज्यों के लिए विशेष दरों, प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण, कर में छूट आदि समय सीमा तय करती है। अतः जीएसटी परिषद की जो जिम्मेदारी है वह पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक ही कर का निर्धारण करना। तो इसमें जो इसकी जो परिषद की संरचना, इसमें अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राजस्व या वित्त प्रभारी राज्य मंत्री, सभी राज्यों के वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री, उपाध्यक्ष राज्यों के परिषद के सदस्यों को परिषद का उपाध्यक्ष बनने हेतु आपस में किसी एक को चयनित करना होता है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष परिषद की सभी कार्रवाइयों हेतु एक स्थायी आमंत्रित के रूप में शामिल होते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, का सदस्य नहीं है? मिस्र, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूक्रेन, इंडिया और चीन। तो इसमें उत्तर होगा 3 और 4, यानी सऊदी अरब और यूक्रेन। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो यह भी खबर आई हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होगा मिस्र। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी जिसे ब्रिक्स बैंक कहते हैं, नव विकास बैंक में मिस्र को नए सदस्य के रूप में शामिल करने के फैसले का भारत ने स्वागत किया है और इस तरह से मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। इससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे को नए सदस्य के रूप में शामिल किया जा चुका है। तो न्यू ब्रिक्स बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जिसे ब्राजील, रूस, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका द्वारा सतत विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया था। तो इस तरह से इसमें सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, उरुग्वे, यानी अब टोटल 9 देश हो गए हैं। तो इस तरह से न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में ही इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर चीन के संघाई में है। बैंक का प्रथम अध्यक्ष भारत से होगा, यही चर्चा की गई थी 2014 में। फोर्टोलेजा की में जो बैठक हुई थी, भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे। तो इस तरह से हर सदस्य देश को 5 साल तक अध्यक्षता करने का अवसर मिलेगा। वर्तमान में ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं और इसके पहले अध्यक्ष थे भारत के केवी कामत। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत के डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत लगातार दुनिया के शीर्ष 5 दूध निर्यातक देशों में शुमार है। तो यह कथन असत्य है, उत्पादक देशों में है। भारत के डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम में शामिल किया गया है, यह कथन एकदम सत्य है। हालांकि उत्पादित दूध का मूल्य भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन के संयुक्त मूल्य से अधिक है, लेकिन उत्पादन की लागत और दुग्ध के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई आधिकारिक और आवधिक अनुमान नहीं है, ये भी कथन एकदम सत्य है। अतः आंसर सी होगा 2 और 3। तो इससे संबंधित खबर आई हुई है। डेयरी सेक्टर खोलने के खिलाफ है भारतीय किसान यूनियन, यानी BKU अगेंस्ट ओपनिंग ऑफ डेयरी सेक्टर। तो इस तरह से भारतीय किसान संघ ने कहा है कि अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से ऑस्ट्रेलियाई डेयरी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के लिए भारतीय खुल जाते हैं तो वह इसका विरोध करेंगे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर से 2022 तक, यानी भारत में इसके आउटलेट खुलेंगे अब ऑस्ट्रेलिया के, तो यह भारत के किसानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर से 2022 के अंत तक पूर्ण CECA के समापन के लिए चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों ने इससे पहले एक अंतरिम समझौते को सुरक्षित करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। यही कारण था कि RCEP में जो भारत में डेयरी आयात की अनुमति देना चाहता था, तो यह इसका विरोध कर रहे हैं। तो BKU के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा है कि भारतीय किसान तेजी से जमीन खो रहे हैं
और कई छोटे किसान डेयरी के काम पर निर्भर हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेशों में इस क्षेत्र को खोलने से लाखों किसानों और डेयरी श्रमिकों को नुकसान होगा। तो इस तरह से उन्होंने आरोप यही लगाया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में RCEP के 15 देशों के ब्लॉक के लिए डेयरी क्षेत्र को खोलने का असफल प्रयास करने के बाद सरकार द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया जैसे RCEP सदस्यों के लिए डेयरी क्षेत्र खोलने की कोशिश कर रही है। और भारत डेयरी देशों में एक वैश्विक लीडर है। 2019-20 के दौरान भारत 198.4 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया। इस तरह से 2018-19 के दौरान दुग्ध के उत्पादन का मूल्य वर्तमान कीमतों पर 7.72 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जो गेहूं और धान के कुल उत्पादन के मूल्य से भी अधिक है। यानी पिछले 6 वर्षों में भारत प्रति वर्ष 1.5% की दर से बढ़ रहा है दुग्ध उत्पादन। तो दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 13-14 में जहां 307 ग्राम थी, अब बढ़कर 406 ग्राम हो गई है। तो यानी 32.24% की यह वृद्धि है। और दुग्ध मामले में भारत प्रमुख देशों में से एक है। यूपी, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र यह भारत के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। तो डेयरी क्षेत्र 8 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को आजीविका प्रदान करता है। इसमें मुख्य रूप से छोटे और सीमांत और भूमिहीन किसान हैं। तो इस तरह से इनको नुकसान होगा, यही बात की जा रही है। और देश की डेयरी सहकारी समितियों को अपनी बिक्री का औसतन 75% किसानों को प्रदान करती है और 2 करोड़ से अधिक डेयरी किसान डेयरी सहकारी समितियों से संगठित हुए हैं और 1.94 लाख डेयरी सहकारी समितियां दूध गांवों से दूध एकत्र कर रही हैं। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की ओर। यह 2019 में आया हुआ था। तो भारत में कार्बोफुरन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट, ट्राइजोफोस के उपयोग को आशंका की दृष्टि से देखा जाता है। तो इन रसायनों का उपयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है? कृषि में कीटनाशक, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में संरक्षक, फल पकाने वाले एजेंट या सौंदर्य प्रसाधों में मॉइस्चराइजिंग एजेंट। तो इसमें उत्तर होगा कृषि में कीटनाशक। तो यह जो है याद रखेंगे, मई 2019 में केरल राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य कृषि विभाग ने कृषि में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विषैले कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। तो इस तरह से यह भारत में कीटनाशकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की फसलों में कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह प्रणालीगत कीटनाशक है, जिसका अर्थ है कि पौधे इसे जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं और यहाँ से पौधे इसे अपने अंगों में वितरित करते हैं, जहाँ कीटनाशक सांद्रता प्राप्त होती है। तो ये कशेरुकियों के विशेष रूप से पक्षियों के लिए अत्यधिक विषैले होते हैं। तो केरल कृषि विश्वविद्यालय को प्रतिबंधित कीटनाशकों के विकल्प प्रदान करने के लिए कहा गया, जिसमें कार्बोफ्यूरान, फोरेट, मिथाइल पैरोथियोन, मोनोक्रोटोफोस, मिथाइल डेमेथॉन और प्रोफेनोफोस, ट्राइजोफोस शामिल है। तो केरल कृषि विश्वविद्यालय ने कम खतरनाक कीटनाशकों जैसे कि एस्फेट, कार्बेरिल, डाइमेथियोट, फ्लेबुमाइडाइट का सुझाव दिया है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। आर्यन आक्रमण सिद्धांत। तो IIT खड़गपुर कैलेंडर सेज आर्यन इन्वेजन इज ए मिथ। तो IIT खड़गपुर कैलेंडर का कहना है कि आर्यन आक्रमण एक मिथक है। हाल ही में IIT खड़गपुर ने वर्ष 2022 का कैलेंडर जारी किया है, जिसका शीर्षक है रिकवरी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसका हिंदी अनुवाद है भारतीय ज्ञान प्रणाली की नींव प्राप्ति। तो इस कैलेंडर में सिंधु सभ्यता, चक्रीय समय, अंतरिक्ष समय के कारण गैर रेखीय प्रभाव और परिवर्तन, आर्य ऋषि, एक सींग का जानवर, समय के युग, ब्रह्मांडीय समरूपता, शब्दार्थ और लाक्षणिकता और विश्व युद्ध जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है। तो यह कैलेंडर एक परिचयात्मक उदाहरण के साथ शुरू होता है, जिसमें लिखा है भारतीय सभ्यता और इतिहास का वर्तमान कालक्रम संदेहास्पद और भ्रम युक्त है। तो बुद्ध और महावीर के जन्म से पहले के भारतीय साहित्य, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का एक लंबा विकासवादी क्रम रहा है, जिसकी प्राप्ति के लिए भारतीय विद्वानों को कम से कम 1000 साल लगे होंगे। तो प्रारंभिक वैदिक श्रुति के साहित्यीकरण से लेकर बाद के वैदिक और पौराणिक साहित्य के क्रमित रचना में निश्चित रूप से 1000 साल लगे होंगे।
पर हमारा दुर्भाग्य जो इतने लंबे कालक्रम के दौरान हम दमन, आक्रमण, संकुचन और विकृतियों को झेलते रहे। तो कैलेंडर में यही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एडोल्फ हिटलर, मैक्स म्यूलर, आर्थर डी गोबिन्यू और ह्यूस्टन स्टीवर्ट चैम्बरलेन जैसे लोगों ने अपने अत्याचारों को सही ठहराने के लिए इस सिद्धांत का प्रचार किया। और इस कैलेंडर को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला भाग उन तथ्यों और संकेतों को रेखांकित करता है जिन्हें औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा या तो मिटा दिया गया या फिर विकृत कर दिया गया, और अगला भाग उन 4 प्रमाणों को रेखांकित करता है जो वैदिक संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता को वैज्ञानिक रूप से जोड़ देते हैं, और अंतिम भाग उन कारणों पर केंद्रित है क्यों औपनिवेशिक शासक इस तरह के मिथक को गढ़ने के लिए बेताब थे। वहीं यह कैलेंडर स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो को भी उद्धृत करता है, कैसे पश्चिमी विशेषज्ञों ने आर्य सभ्यता को गलत तरीके से समझाया है। अंततः यह आर्यन भ्रम 2 विश्व युद्ध 1914 और 45 पर एक टिप्पणी के साथ समाप्त होता है, जिसमें अंकित है 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति पॉल हिंडनबर्ग द्वारा एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया था। तो आर्य आक्रमण का सिद्धांत विदेशी इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित इसी आर्य सिद्धांत पर हिटलर ने एंग्लो सैक्सन और जर्मनी का एक अधिनायकवादी शासन स्थापित किया। वहीं यहूदी विरोधी का बदनाम इतिहास विश्वव्यापी आक्रमण का प्रारंभ हुआ। आर्यन आक्रमण की यूरोपीय परिभाषा के नाम पर 1914 और 45 के बीच 120 मिलियन से अधिक नागरिक और सैनिक मारे गए। तो उपनिवेशिक शक्तियों और इस्लामिक आक्रमण जनित भारतीय नरसंहार को जायज ठहराने के लिए आर्य आक्रमण का झूठा सिद्धांत गढ़ा गया। आर्यन मृतक को ट्रिगर करना, विश्व युद्ध 1 और 2 का कारण बनना, जो मानव इतिहासों में अब तक का सबसे घातक संघर्ष था, जिसमें 110 मिलियन से अधिक मौतें हुई थी। तो कैलेंडर के निर्माण के लिए अवधारणा और शोध आईआईटी खड़गपुर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम के अध्यक्ष प्रोफेसर जॉय सेन द्वारा किया गया, और सेन आईआईटी खड़गपुर के नेहरू म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन भी हैं। इनके रचनाकारों ने कहा है कि कैलेंडर ने वेदों के रहस्य की मान्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की पुनर्व्याख्या और आर्यन आक्रमण मिथक का खंडन के लिए 12 महीनों के माध्यम से 12 साक्ष्य प्रदान किए हैं। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।